हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आई हूँ यूपी पीजीटी और टीजीटी के लिए, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। और इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस की बहुत ही सारे सब यूनिट से क्वेश्चन होंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप किसी भी स्टेट से दे रहे हो तब भी हेल्प करेगा। और अभी मैं टारगेट रख रही हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस काफ़ी सारी मिल जाएगी। मैं थ्योरेटिकल पार्ट को भी कंप्लीट कराती हूँ, साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आती हूँ। यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मेरा आईआर चल रहा है, साथ में मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी रिवीजन करा रही हूँ विद पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटनर से। और अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री की भी क्लासेस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें और पूरी वीडियो देखिए, ताकि आपको पूरा अच्छे से कंटेंट आपके पास इकट्ठा हो जाए। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। मैं हर दिन 100 क्वेश्चन, हर अल्टरनेट डे मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी 100 क्वेश्चन का, ताकि आपके पास अच्छे क्वेश्चन की संग्रह हो जाए और आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता संघात्मक है, यह वक्तव्य स्पष्ट करता है। जो सत्ता है संघात्मक है, ये वक्तव्य किस विचारधारा को व्यक्त करता है? सार्वभौमिक की लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति, सार्वभौमिक की एकलवादी, सार्वभौमिक की संवैधानिक प्रवृत्ति, सार्वभौमिकता की बहुलवादी। तो एकदम बहुलवादी है, क्योंकि ये सत्ता का संघात्मक, एक संघ में नहीं कई संघों में बढ़ के, तो ये है बहुलवादी का विचार है, सार्वभौमिकता की बहुलवादी प्रवृत्ति। अगला है, प्लेटो को पहला फांसीवादी किसने कहा था? तो प्लेटो को जो पहला फांसीवादी थे वो कहते हैं कार्ल पॉपर, ठीक है। कार्ल पॉपर ने इन्हें फांसीवादी कह के इनकी आलोचना की थी। कार्ल पॉपर ने 3 विचारकों की आलोचना की है, ये भी आप जान लो, हीगल की, मार्क्स की और प्लेटो की। ओपन सोसाइटी विथ एनेमी में इन्होंने इनकी आलोचना की। इनकी फेमस बुक है, कार्ल पॉपर की बुक भी पूछ दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टिन की सार्वभौमिकता का यह लक्षण नहीं है। मतलब 3 इनमें लक्षण है और एक नहीं है। वह निश्चित होनी चाहिए, वह सर्वशक्तिमान होनी चाहिए, वह अस्थाई होनी चाहिए, वह दय होनी चाहिए। तो देखो, इसमें आप ऑप्शन पढ़ के ही समझ सकते हो कि ये एकलवादी संप्रभुता की बात बोलते हैं। तो ये दय तो होगा नहीं, संप्रभुता पावर अपने पास रखे किसी को देगा नहीं, ठीक है, एकलवादी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। ये भी काफी फेमस कोटेशन और कई बार एग्जामों में आया है। ये भी ऑस्टिन का है, ठीक है। एकलवादी संप्रभुता के समर्थक है ये। निम्नलिखित में से किस विचारक ने सार्वभौमिकता का चरम चरमतावादी सिद्धांत विकसित किया है? किसने? सार्वभौमिकता का। तो ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन है मार्सिलियो ऑफ पेंडुआ, ऑप्शन डी है जीन बोंदा, ऑप्शन डी है मॉन्टेस्क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, बोंदा ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन की सर अर, 1 मिनट फ्रेंड, 1 मिनट। आगे है, हाँ ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, हाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑस्टिन की संप्रभुता पर एक बहुलतावादी प्रकार है? बहुलतावादी तो राज संघों का संघ है, ठीक है। संघ स्वशासी होती है, अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य की सार्वभौमिकता को सीमित करती है, लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया सार्वभौमिकता को नष्ट करती है। तो देखो, हर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पढ़ के अच्छे से लगा देते। क्या बोल रहा है? ऑस्टिन की सार्वभौमिकता पर एक बहुलवादी प्रहार। तो बहुलवादियों का क्या प्रभाव होगा? राज्य संघों का संघ है, ठीक है। क्या पूछा? निम्नलिखित में कौन सा ऑस्टिन की सार्वभौमिकता पर बहुलवादी प्रहार है? मतलब बहुलवादी उस पर किस बात पे उसको काटे हैं? तो बहुलवादी इस बात पे उस पर काटे हैं क्योंकि वो एकलवादी था, सार्वभौमिकता पे बात करता है। तो बहुलवादी राज्य संघों का संघ है, इस
ये कह के उसके विचार को काटते हैं। तो ये तो सही हो गया, संघ स्वशासी है, ये नहीं होगा, ये बाकी ये तीनों आप ऑप्शन दे के आप खुद ही एलिमिनेट कर दोगे। देखो क्या होता है ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आप में क्वेश्चन से डील करने की क्षमता उतनी ही बढ़ जाएगी। और बस ये बात है, हमेशा याद रखना कि आप आसान क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बिना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन की वर्डिंग समझने में दिक्कत हो जाती है, उसको हम जो पढ़े हुए रहते हैं ना वही कर देते। हो सकता है उसमें कुछ ट्विस्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन हमने कभी वैसे क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, अरे इसका तो यही होगा। इसीलिए आसान क्वेश्चन हो या मुश्किल क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को पढ़ने में जरूर टाइम लगा। और क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगाने का मतलब ये नहीं कि आपका टाइम ज़्यादा लगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप ही देखना, आप इस कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसको पहली बार जब सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकंड टाइम करोगे तो उससे कम लगेगा, थर्ड टाइम करोगे तो उससे और कम लगेगा। इसीलिए आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, अब तो लास्ट टाइम ही है प्रिपरेशन, क्योंकि देखो मे बी आज डिसाइड हो जाए, क्योंकि आज जो क्या नाम है यूपी में क्या युवा अध्यक्ष कोई भी जा रहे हैं कि आज हम ये मांग करेंगे कि निश्चित डेट बताया जाए कि जनवरी में होगा या, देखो अगर जनवरी में होगा तो जनवरी में होगा, नहीं तो फिर आपका एग्ज़ाम जो यूपी टीजीटी पीजीटी है वो आपका मिड मार्च के बाद समझ लो कभी भी हो सकता है। तो अभी तक आप पढ़ाई को वैसे रफ्तार रखो और आगे भी उसी तरीके से रफ्तार रखना, ताकि अब क्या है 2 ही महीने बचेंगे फिर भी, दिसंबर तो समझो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अभी हाँ वो हापोही में कि कब होगा डेट ही नहीं आई ही है। तो आपके लिए चलो मिड दिसंबर से लेके और उधर, अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो उसके लिए अगर जैसे इसकी डेट होती है कि ये डिले होता है, तो फिर आप यूजीसी नेट का स्विच कर लेना, क्योंकि यूजीसी नेट में पॉलिटिकल साइंस तो आपका है ही, वो तो आपको अच्छे से करना ही है, बाकी आप फर्स्ट पेपर पे फोकस कर लेना। और मैं अगर आज डेट आती है फाइनल होता आज या कल में, तो फिर मैं इसको तो लेके चलूंगी ही, साथ में मैं फर्स्ट पेपर भी यूजीसी नेट का लेके चलूंगी, क्योंकि इस बार जैसे कट ऑफ गया उससे यही पता चलता है कि आपको फर्स्ट पेपर भी यूजीसी नेट का उतना ही फोकस करना होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के विषय में नीचे लिखे हुए वक्तव्य में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन है, सामान्य इच्छा एक ऐसा जनमत है जिसमें समाज के बहुमत का प्रतिनिधित्व होता है। बी है, सामान्य इच्छा सदैव सही होती है। सी है, सामान्य समान हित की समान चेतना पर आधारित है। सामान्य इच्छा प्रत्येक इच्छाओं का जोड़ है। ठीक है, सामान्य इच्छा प्रत्येक इच्छाओं का जोड़ है। तो ये जो रूसो के अनुसार है ना, वो है सामान्य इच्छा एक ऐसा जनमत है जिसमें समाज के बहुमत का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, ऑप्शन अगला है क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक अवस्था के विषय में कौन एक सुमेलित नहीं है? प्राकृतिक अवस्था के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा वो प्राक राजनीतिक स्थिति, जो प्राक सामाजिक नहीं है रूसो। तो ये ही सही नहीं, बाकी सही है। देखो सामाजिक अनुबंध द्वारा समाप्त कर दी गई है तीनों द्वारा। ठीक है, अगला कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें 100 क्वेश्चन करने फ्रेंड्स, तो मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगी, सीधे मैं आंसर बताऊंगी, क्योंकि ऑप्शन बताते जाओगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए मैं अब आंसर ही बताते जाती हूँ। हॉब्स के से व्यक्तिवादी हॉक्स हॉक्स सॉरी हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उनको व्यक्ति? क्योंकि उसका सारा दर्शन राज्य के व्यक्ति की सुरक्षा पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है हॉब्स का सामान, और मैंने हॉब्स लॉ रूसो को भी अच्छे से कराया है। ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स करके, उसमें आप देख लेना, जितने भी यूजीसी नेट में सिलेबस है हमारे पॉलिटिकल साइंस में, उससे सारा मैंने कवर कराया है। और ज़्यादा वीडियो नहीं, 15-20 मिनट की वीडियो, आप 2 से 3 बार उसको सुन लोगे तो आपके मतलब जो बेसिक है ना वो सही हो जाएंगे, बाकी तो क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। हॉब्स का सामाजिक अनुबंध, तो 10वां है, हॉब्स का जो सामाजिक अनुबंध है वो है व्यक्ति के रूप में जनता के बीच। ऑप्शन ए। अगला है लॉक की प्राकृतिक अवस्था का लक्षण है। तो लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था का लक्षण है वो व्यक्ति के पास 3 नैसर्गिक अधिकार, वो 3 तरह के अधिकार, स्वतंत्रता, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता, और 3 अधिकार है ना उनके, मेरे को याद क्या है, स्वतंत्रता है, और ये संपत्ति पे वो विशेष फोकस करते हैं,
जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, हाँ। चलो, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो चुकी है, मानव प्रकृति दुष्ट थी, नैसर्गिक अधिकार खतरे में था। तो इसका 12 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, असमानता ने संपत्ति की आस्था को जन्म दिया। ठीक है, ये है। अगला है 13 क्वेश्चन, पहला राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। ठीक है, ये किस विचारधारा से है? तो ये ऐतिहासिक या विकासवादी विचारधारा से है, ऑप्शन नंबर सी। पहला राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। जॉन लॉक ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को प्रेरणा मिली थी। तो जॉन लॉक को सामाजिक अनुबंध की जो प्रेरणा मिली थी, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 में हुआ था। ये भी याद रखना, कभी कभी ना ये जो क्रांतियां हैं उनको आपको 4 क्रांतियां दे देगा और इधर 4 ईस्वी सन दे देगा, उसको मैच द फॉलोइंग। या तो फिर इस तरीके भी क्वेश्चन आता है कि इसको कालक्रम अनुसार सजाइए। 4 युद्ध के बारे में दे देगा, 4 इवेंट के बारे में कोई दे देगा, उसको कालक्रम से कब कब कौन कौन हुआ था। आजकल इस तरह के क्वेश्चन का मतलब काफी आ रहे हैं। आधुनिक राज्य के ऐतिहासिक विकास का मार्ग एक क्रम में हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है? तो देखो, नगर राज्य हुआ था, फिर रोमन राज्य हुआ था, सामंत हुआ था, फिर राष्ट्र राज्य हुआ। देखो, अब इसमें आप एलिमिनेट कर सकते हो कि राष्ट्र राज्य तो सबसे बाद में है, तो ये दोनों तो आप कट ही कर देना। अब बचता ये, ठीक है, ये बचता। तो इसमें नगर राज इससे पहले तो नहीं आया था, तो इससे भी आप एलिमिनेट कर देते। तो नगर राज पहले आया, फिर रोमन साम्राज्य आया, फिर सामंत आया। अगर नहीं आपको पता है तो प्लीज़ आप इसको लिख लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन DSSB में काफ़ी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 16 का आंसर होगा आपका, 16 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। सी क्या बोलता है, एक मिनट हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आपको और क्लियर दिखे। चेतना व्यक्ति का निर्माण नहीं बल्कि व्यक्ति चेतना का निर्धारण करती है, ये हीगल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य। तो एक कल्याणकारी राज्य जो है वो लोकतंत्रात्मक राज्य होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसकी आकृति उस इसलिए खराब हो गई कि हर कोई उसे पहनता है। तो ये काफ़ी फेमस है, आप लोग बचपन मतलब बचपन तो नहीं, जब से प्रिपरेशन करोगे PYQ लगाए होंगे तब से। CEM जोड़ का है। कल्याणकारी राज्य का विचार लोकप्रिय है, कल्याणकारी राज्य का जो विचार है वो लोकप्रिय है औद्योगिक क्रांति और विश्व युद्ध से। जो कल्याणकारी राज्य का कब से लोकप्रिय हुआ? औद्योगिक क्रांति और विश्व युद्ध के बाद ये वो हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं। ये काफ़ी अच्छा कोटेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है आपके लिए। तो इस अधिकार के बारे में ये बोले थे TH ग्रीन, क्या बोलते थे? अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य परिस्थितियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? स्वतंत्रता में बंधनों का अभाव निहित हो नहीं, समानता केवल अनुपातिक हो सकती है, न्याय दुर्बल का हित है, डी है संपत्ति स्वाभाविक है अतः आवश्यक भी है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता में बंधनों का अभाव निहित नहीं है, ऑप्शन ये ए। किसका? एक दार्शनिक संकल्पना के रूप में सामाजिक न्याय। तो एक दार्शनिक संकल्पना के रूप में सामाजिक न्याय एक समता समाज की स्थापना का उद्देश्य लेकर चलता है। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत के समर्थक मानते हैं। तो नैसर्गिक अधिकार के समर्थक क्या मानते हैं? तो इस मानते अधिकार व्यक्ति के नैतिक व्यक्तित्व में अंतर्निहित है। अगला है, विधि और स्वतंत्रता के बीच सही संबंध में से कौन सा एक स्पष्ट है? विधि और स्वतंत्रता, तो इसका है आपका, यदि कानून नहीं तो स्वतंत्रता नहीं, ऑप्शन डी। लॉ का भी फेमस है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। अगला है 25, एक राजनीतिक दल को चाहिए कि वह राजनीतिक सत्ता पाने की चुनावी इच्छा रखे। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर का पक्षधर हो, राष्ट्रीय नेता निष्ठावान अनुयायी रखे, समुचित वित्तीय संसाधन जुटाए। तो एक राजनीतिक दल को होना चाहिए कि वो राजनीतिक सत्ता पाने की चुनावी इच्छा रखे, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक
खक प्रतिनिधित्व की गोपनीय मतदान व्यवस्था के विरुद्ध है। तो गोपनीय लोग तो ये है आपका 26 का हो जाएगा ये मिल, ऑप्शन डी। एक दबाव समूह राजनीतिक दल से समानता रखता है, तो किस रूप में वो समानता रखता है? तो हित व्यवस्थीकरण के रूप में, उद्देश्य के रूप में नहीं, रणनीति नहीं, संगठनात्मक सोपान नहीं, हित के रूप में, हित व्यवस्थीकरण के रूप में। अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अनुपातिक प्रतिनिधित्व को यह भी कहा जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता है? तो ये हेयर योजना बोला जाता है, ठीक है। अगला है जब दबाव समूह हित समूह बन जाता है या उसका उल्टा हो जाता है, तो दबाव समूह जब हित समूह उल्टा हो जाता है तो राजनीतिक प्रक्रिया को दूषित करता है। ऑप्शन बी। एक लोकतंत्रात्मक सर्वाधिकारवादी सरकार के बीच अंतर किया जा सकता है। तो क्या अंतर किया जाता है? संविधानवाद के आधार पर लोकतंत्रात्मक और सर्वाधिकार सरकार के बीच। अगला है लोकतंत्रात्मक देश में जनमत अभिव्यक्त इच्छा है। तो 31 का है आपका डी, सार्वजनिक विषयों में जनसाधारण की। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है जनतांत्रिक निकायों पर अल्पसंख्यकों और विशेष हितों का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व संभव हो सकता है। तो 32 का है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला है एक राजनीतिक दल को चाहिए कि वह, एक राजनीतिक दल को चाहिए कि वह क्या है? 30, हम कौन सा करें? 33। तो ये एक वर्ग संगठन जिसे विलुप्त होना पड़ेगा। एक राजनीतिक दल को होना चाहिए धनिक और शक्तिशाली के भी सामाजिक समझौता, अतिरिक्त मूल्य का परिणाम। नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है यार, ये तो एक वर्ग संग, ये क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा कुछ मतलब ऑप्शन और क्वेश्चन रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये होना चाहिए था ना, राजनीतिक दल को चाहिए कि ये अतिरिक्त मूल्य का परिणाम, ये क्या बोलते हैं, क्या है, एक संगठन से विलुप्त होना चाहिए। नहीं, ये नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन और इसका जो ऑप्शन है वो मतलब मैच ही नहीं कर रहा। अगला चलते हैं, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन राजनीतिक दर्शन के रूप में समाजवाद विरोधी नहीं है। राजनीतिक दर्शन के रूप में समाजवाद विरोधी नहीं है। तो आपका 34 का है पूंजीवाद, सामंत, सामाजिक अभियांत्रिक द्वंद्वता। एक मिनट, क्या है? राजनीतिक दर्शन के रूप में समाजवाद विरोधी नहीं है, तो पूंजीवाद का विरोधी नहीं है। ऑप्शन पूंजीवाद का विरोधी तो है समाजवाद, ठीक है। सामंत का भी होगा, प्रतिद्वंद्विता के, सामाजिक अभियांत्रिकी का नहीं होगा। इसका 34 का हो जाएगा सी, ऑप्शन 34 का सी, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक उदारतावादी है? उदारतावाद है, तो आपका उदारवाद हो जाएंगे 35 का, ये हो जाएंगे स्मिल हो जाएंगे। एक समाजवादी राज्य विश्वास करता है कि राज्य को अधिक से अधिक कार्य दिए जाए, कम से कम कार्य दिए जाए, नकारात्मक कार्य दिए जाए, कोई कार्य नहीं दिया जाए। तो ये जो समाजवादी राज्य है वो अधिक से अधिक कार्य की बात करते हैं, वही उदारवाद कम से कम कार्य की बात बोलते हैं। उदारवाद बोलते हैं कम से कम अहस्तक्षेपी राज्य हो, बस मतलब क्या बोलते हैं, पुलिस राज्य हो, रात्रि प्रहरी राज्य उदारवाद का होता है। और ये समाजवाद कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, अधिक से अधिक कार्य राज्य को। ये तो काफी आसान क्वेश्चन, ऑन लिबर्टी, जेएस मिल की बुक है। ऑप्शन नंबर सी। फेबियन समाजवादी मानते हैं, क्या मानते हैं? धीमापन अवश्यंभावी है। बी है सामाजिक यथा स्थिति के लिए अहिंसा आवश्यक है, क्रांतिकारी सुधार होने चाहिए, उपभोग न्यूनतम होनी चाहिए। तो 38 का आपका है
ऑप्शन नंबर ए धीमापन अवश्यंभावी होनी चाहिए, ऑप्शन ये ए। अगला, गिल्ड समाजवाद एक मध्यम मार्ग है, तो गिल्ड समाजवाद किसका एक मध्यम मार्ग है? तो ये समूहवाद और श्रम संघवाद के बीच, ऑप्शन। अगला है, फांसीवाद विश्व युद्धों का समर्थन करता है इस आधार पर कि, तो किस आधार पे? 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युद्ध स्वाभाविक और उपयोगी है, ऑप्शन सी। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी बुक है? तो ये लास्की की बुक है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स कई बार एग्जाम में आया है और कई बार आने का चांसेस भी है, कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं और फिर वो रिपीट भी होते हैं। एच जी सोरेल एक है, तो एच जी सोरेल जो है वो है आपके श्रमिक समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य अंततोगत्व विलुप्त हो जाएगा, ठीक है, तो मार्क्सवाद बोलते थे कि अंततोगत राज्य विलुप्त हो जाएगा, तो यह एक अप्राकृतिक संगठन है, मतलब ये प्राकृतिक नहीं, यह एक अप्राकृतिक संगठन है, इसीलिए ये समाप्त हो जाएगा। राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, राज्य से परे कुछ भी नहीं है और सब कुछ राज्य के अंदर ही होना चाहिए, तो ऐसा कौन बोलते हैं? तो ऐसा बोलते हैं मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, अब इसमें एलिमिनेट तो कर सकते थे आप, मार्क्स क्यों, मार्क्स तो शोषणकारी यंत्र मानते थे। अगला है, मार्क्स और फांसीवाद एक मत है, तो मार्क्स और जो फांसीवाद है वो एक मत किस विचार में है? सरकार की अधिनायकवादी इलेक्शन के विषय में, ऑप्शन डी। अगला है, राजनीतिक विकास का उदारतावादी दर्शन बल देता है, तो राजनीतिक विकास का जो उदारतावादी है वो किस पे बल देता है? आर्थिक वृद्धि पे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फांसीवाद मुसोलिनी, अराजकतावाद बैकुनिन, ठीक है, और ऑप्शन नंबर ये आपका डी गलत है। अगला है, एक जनतंत्र में संसदीय सरकार का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? तो 48 का मूल अधिकार की न्यायिक प्रतिभूति। बराबरों में एक प्रधान, ठीक है, विधायिका के ठीक है, कार्यपालिका का सामूहिक दल, ठीक है, ये नहीं मूल, ऑप्शन डी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है क्योंकि इसका कार्य स्थिर है। अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका का स्थिर है, जैसे अमेरिका में 4 साल के राष्ट्रपति चुना गए तो वो 4 साल के लिए निश्चित हो गए, लेकिन हमारे यहाँ संसदात्मक है, यहाँ निश्चित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, डायसी के अनुसार एक संघात्मक शासन में, तो डायसी के अनुसार एक संघात्मक शासन में दोहरी सरकार होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। एक दर्शन के रूप में संविधान में निहित है, तो एक दर्शन के रूप में जो संविधान में निहित है वो है सीमित सरकार, ऑप्शन नंबर बी। कैबिनेट गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कैबिनेट गवर्नर नामक पुस्तक W.B. मुंडो ने लिखा है। अधिष्ठात्मक सरकार जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है, तो वो है आपका अधिष्ठात्मक व्यवस्था के जनवादी जनतंत्र, ऑप्शन बी। तटस्थ नौकरशाही संगतिपूर्ण है, तो तटस्थ नौकरशाही संगतिपूर्ण है संसदीय व्यवस्था की सरकार में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 55, डब्ल्यू रॉबसन समर्थक है, तो डब्ल्यू रॉबसन जो समर्थक स्थायी स्वशासन की स्वायत्ता पे हाल के वर्षों में इंग्लैंड के मंत्रिमंडल की तानाशाही का हास्य हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। अब मतलब ये क्वेश्चन ऐसा कोई रेलिवेंट नहीं है, हाल के वर्षों में नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है पुराना ही है, तो उस समय था प्रधान बहुत अधिक शक्तिशाली बनकर उभरा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अनाम नौकरशाही, संसदीय व्यावसायिक नौकरशाही, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, प्रतिबद्ध मार्क्सवाद, और क्या बोला, कौन सा सुमेलित नहीं है ना? तो ये हो जाएगा प्रतिनिधि नौकरशाही संघात्मक, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। 57 का है आपका डी। अगला 58 का है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक काउंटिंग यूके, एरोनडाइम्स स्विट्जरलैंड, मैनेजर योजना यूएसए, वर्गो मास्टर जर्मनी, तो 58 का है आपका ऑप्शन नंबर बी बाकी सुमेलित है। अगला है, नाइजीरिया के संघ में शक्ति का केंद्र है, तो नाइजीरिया के संघ में शक्ति का जो वो है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। 59 का सी है।
अगला है भारत और इंग्लैंड में उपबंध संसदीय व्यवस्था के समक्ष अंतर है, तो किस तरीके का अंतर है वो बताना है हमें। तो न्यायपालिका की भूमिका में अंतर है। भारत में संघीय व्यवस्था अधिक समीप है, तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया, कनाडा से लिया गया है। निम्नलिखित संघीय संविधानों में इकाइयों को सबसे अधिक स्वायत्त मिली है, तो इकाइयों को जो सबसे अधिक स्वायत्त मिली है वो है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संसदीय व्यवस्था पक्षधर है, तो संसदीय व्यवस्था किसका पक्षधर है, तो वो है संसदीय सार्वभौमिकता का, ऑप्शन नंबर बी। एक संघीय संविधान में रहना चाहिए, तो क्या रहना चाहिए, देखते हैं ऑप्शन। अलग ऑप्शन क्या है, 63 विषय विभाजन, द्विसदनीय विधान, न्यायिक संरक्षण, और आगे है शक्ति कार्यकारिणी, तो इसका विषय विभाजन ये 64 का हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। श्रीमती एनी बेसेंट का संबंध किससे है, तो 65 का है होम रूल से, ऑप्शन बी। कांग्रेस ब्रिटिश राज्य की संतान है, कांग्रेस जो है ब्रिटिश राज्य की संतान है, तो ये है लॉर्ड मार्ले, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किए गए हैं, तो भारत में ये मार्ले मिंटो 1909 में सांप्रदायिक मतदान, ठीक है। ये अब आपका उससे आ गया, क्या बोलते हैं, मॉडर्न, मतलब मॉडर्न नहीं बोलेंगे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका जो रिवीजन मैं करा रही हूँ ना यूथ पब्लिकेशन, तो उससे काफ़ी अच्छे से आपका ये कवर हो जाएगा, आप प्लीज़ उसको जरूर फॉलो करना। कांग्रेस का गरम और नरम दल कब हुआ था विभाजित, तो ये हुआ था आपका सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में, तब हुआ था, यहाँ सूरत में हुआ था अधिवेशन। 1947 में भारत विभाजन हुआ क्योंकि, तो 69 का है, क्यों विभाजन हुआ था, क्योंकि कांग्रेस की फूट डालो और राज करो की नीति का सफल हुआ था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे वो थे अली बंधु थे। अगला है 1945 के कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ ही क्वेश्चन है ये, तो इसका है ये सी एटली। एटली वहाँ के तभी वो थे, प्रधानमंत्री थे जब हाँ एटली ही तो थे ना जब हमारे इंडिया आज़ाद हुआ था। भारत के विभाजन का प्रथम संकेत, तो भारत का जो विभाजन, सॉरी हाँ, भारत के विभाजन का जो प्रथम संकेत था वो आपको क्रिप्स प्रस्ताव में दिखा था। क्रिप्स प्रस्ताव एक ऐसा चेक है जिस पर आगे की तारीख और बैंक का दिवालिया निकल रहा था, तो ये काफ़ी मतलब वही कई बार आया हुआ है, तो ये किनका है, महात्मा गांधी का है, ऑप्शन नंबर 73 का बी। अगला है 74। आज हम 100 क्वेश्चन करने वाले फ्रेंड, पूरे जोश में आप लोग रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपके पास अच्छे कंटेंट, अच्छे क्वेश्चन की श्रृंखला हो जाए, क्योंकि आधी वीडियो देखने से आप आधे क्वेश्चन को ही जान पाएंगे, पूरा क्वेश्चन जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। स्वराज्य देखो, अगर आपको मेरी थोड़ी सी स्लो लगती है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। स्वराज पार्टी की मांग थी, तो स्वराज पार्टी की मांग थी क्या थी, सी औपनिवेशिक स्वराज, ऑप्शन सी। अगला भारत में द्वैत शासन आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919। आगे साइमन कमीशन भारत भेजा गया था, तो साइमन कमीशन जो भारत भेजा गया था मॉन्टफोर्ट सुधार की प्रगति की समीक्षा के लिए, ऑप्शन सी। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कौन कौन किए थे, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा, ये काफ़ी फेमस कोटेशन है बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध गारंटी देने वाला अधिकार शामिल नहीं था, तो इसका है 79 का है, ऑप्शन नंबर बी। सार्वजनिक कार्य के लिए अनिवार्य सेवा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारत का संविधान अनुमति देता है, तो अनुमति देता है धर्म के प्रचार प्रसार और व्यवहार की स्वतंत्रता, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के प्रतिनिधित्व तो नहीं है, सरकार यह प्रयत्न करेगी कि, तो 81 का है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सी में क्या बोला गया है। सी में बोला गया है कि जनसंख्या नियंत्रण परिवार कल्याण के कार्यक्रम को प्रोत्साहन, तो ये उसमें नहीं है, लेकिन ये सरकार कार्य करेगी इस पे। भारत में न्यायिक पुनर्विचार की अवधारणा आधारित है, तो भारत में न्याय पुनर्विले की जो अवधारणा है वो है विधि द्वारा स्थापित पद्धति, ऑप्शन नंबर ए। एक राज्य लोक सेवा आयोग का खर्च दिया जाता है, एक राज्य लोक सेवा आयोग का जो खर्च है वो राज्य की संचित निधि, ऑप्शन डी। भारत के संविधान का आमुख सभी नागरिकों को सुनिश्चित करता है भारतीय जो राष्ट्र की एकता अखंडता को अस्वस्थ कर सके, तो ये है आपका व्यक्ति की गरिमा,
संवैधानिक संशोधन जो भारत को एक सर्व प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, तो ये करता है आपका 42वां संवैधानिक संशोधन, जब हम 3 वर्ड जोड़ा गया था। 42वें संविधान अनुच्छेद 1 जोड़ा गया था, तो इसमें कितने थे मूल कर्तव्य? 10 मूल कर्तव्य थे ना। 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 मूल कर्तव्य थे। अब वर्तमान में पूछा जाए कितने मूल कर्तव्य, तो 11। मूल अधिकार और राजनीतिक नीति परस्पर में एक पूरक है, एक दूसरे के लिए त्याग आवश्यक नहीं है, एक दूसरे को त्याग आवश्यक नहीं है, न्यायपालिका ने कहा है। तो कब कहा था? तो ये कहे थे आपके मिनर्वा मिल केस में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है? क्या है 88? तो ये है संसद के दोनों सदनों को भंग करना, ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो द्वितीय सदन है यानी राज्यसभा वो स्थायी सदन है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले प्रत्याशी को, तो चुने वाले प्रत्याशी को भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 10वीं अनुसूची में संविधान में बदला गया, तो क्या हुआ था? इसमें हुआ था हाँ, ये सदस्यों की अयोग्यता, ऑप्शन नंबर बी। अगला है एक ऐसी डेट जो न्यायपालिका द्वारा दी जाती है जिससे कार्यपालिका से यह कहा जाता है कि वह वही कार्य करे जो उसे प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत करना चाहिए, तो 91 का है बी। मैडम्स ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह आपात की घोषणा करे यदि वह संतुष्ट हो, तो 92 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य सरकार की संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, अगर संवैधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो आप वो लगा सकते हो। केंद्र संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, तो 93 में राज्यसभा उपस्थित सदनों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके। अगला है न्यायिक संघीय संविधान की एकमात्र संरक्षिका है, तो ये है आपका भारत। अगला है 94 हो गया। 95 भारत में केंद्र और राज्य की इकाई की स्वायत्तता के लिए सहायक नहीं है, तो 95 में है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कारणों से। तो क्या है 7वीं अनुसूची की 3 अनुसूचियां राज्यपाल के पद आपातकालीन प्रावधानों के कारण भारत में केंद्र राज्य संबंध इकाई की स्वायत्तता सहायक नहीं है, ठीक है, ये सारा हो जाएगा। तो 73 में संवैधानिक संशोधन क्या हुआ, उसमें क्या हुआ था? तो इसका हो जाएगा डी, पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायत राज के लिए दलीय निर्वाचन अनुशंसनीय है, तो ये 97 का सी, अशोक मेहता। पंचायत राज के लिए दलीय निर्वाचन अनुशंसित किए गए थे, तो अशोक मेहता में 98 प्रिंसटन विश्वविद्यालय के शोध ग्रंथ किस विषय में निष्कर्ष स्थापित करते हैं, तो 98 का है तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक विकास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 99 तीसरी दुनिया के देशों में निम्नलिखित विकास का एक ऐसा स्थिति है जो उत्पन्न हुई है, तो 99 का है उपनिवेश से। लॉर्ड हिवर्ट की पुस्तक का नाम है, तो लॉर्ड हिवर्ट की पुस्तक का नाम है न्यू डेस्पोटिज्म, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज मैंने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस कराई है क्वेश्चंस की, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो आपको यूपी पीजीटी टीजीटी अदर भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी में आपको हेल्प करने वाला है। तो किसी वजह से ये वीडियो हेल्प कर रही है आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और अगर पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करें वीडियो को। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।